हेलो एवरीवन, एवरेज के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एवरेज में मिसलेनियस टाइप को देख रहे थे, तो इसी टाइप को कंटिन्यू करते हुए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहला सवाल है, एक है एक ही स्कूल में कुछ छात्र हैं, इनमें लड़कों की संख्या 6 है और लड़कियों की संख्या 4 है। कुल छात्रों की औसत उम्र कुल छात्रों की जो औसत उम्र है, कुल लड़कियों की औसत उम्र से कुल लड़कियों की औसत उम्र से 2 वर्ष अधिक है। ओके। तो कक्षा में कुल लड़कों की औसत उम्र क्या होगी? सिंपल सी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है कि नंबर को जब आप एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको टोटल के बारे में पता चलता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है यहाँ पर भी। पहले देखो स्कूल में पहले लड़के हैं कुछ, फिर कुछ लड़कियाँ हैं। जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल के बारे में पता चल जाएगा कि लड़के और लड़कियाँ, इन दोनों को मिला कर के टोटल स्टूडेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। फिर बारी आती है नीचे एवरेज और उसके नंबर, यानी कि स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या, फिर उसके बाद उन सब के एवरेज ऐज के बारे में। देखो उसके बाद जब एवरेज ऐज लिखेंगे, तो नीचे हमने लिखा एवरेज, यहाँ पर एवरेज ऐज के बारे में, राइट? अब देखो, लड़कों की संख्या आपको दे रखी है 6, लड़कियों की संख्या दे रखी है 4, इन दोनों को टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या को मिला दिया तो पता चल गया स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या हो गई 10। अगला लाइन लिखा हुआ है उसमें कि कुल छात्रों की औसत उम्र लड़कियों की औसत उम्र से 2 वर्ष अधिक है। लड़कियों की औसत उम्र के बारे में आपको कुछ पता है नहीं, तो आप क्या करेंगे, लड़कियों की औसत उम्र को अपनी तरफ से मानेंगे x। लड़कियों की औसत उम्र कितनी है x। इससे क्या होगा कि आपको टोटल के बारे में पता चल जाएगा कि टोटल क्या होगा कि x से 2 साल अधिक है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उसकी उम्र हो जाएगी 10x प्लस 2। ये टोटल स्टूडेंट्स की 10x प्लस 2 होने का मतलब ये हुआ कि लड़के की जो भी उम्र हो रहेगी टोटल और लड़कियों की जो भी उम्र रहेगी टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर है? आइए इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि लड़कों की उम्र के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला कि लड़कों की एवरेज उम्र क्या होगी, तो अपनी तरफ से इसको भी कुछ मान लीजिए आप y, और इसी y की आपको मान निकालनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे कि लड़कों की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6y प्लस 4x, और आपको पता है कि ये दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, 10 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल होने चाहिए, यानी कि 10x प्लस 20 के इक्वल होना चाहिए। चीज़ें क्लियर? आप यहाँ से 6y की वैल्यू निकालिए, 10x में 4x घटेगा 6x और प्लस में 20। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए अलग-अलग इसको भाग देते हैं। जैसे 6x बाय 6, 20 बाय 6 तरीके से। आप यहाँ से क्या कीजिए, इस 6 को इस 6 से कटा दीजिए, बाकी इस तरफ भी कटा दीजिए, 10/3, 10/3। अब यहाँ से आपको पता चला कि y का जो मान होगा वो मान कितना होगा, y इज़ इक्वल टू x प्लस 10/3। ये y का मान जो आया x प्लस 10/3, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? आप समझिए, आपने माना था x, ये x क्या चीज़ माना था? लड़कियों की औसत उम्र। लड़कियों की औसत उम्र x अगर रहेगी तो x से 10/3 साल अधिक किसकी उम्र रही होगी? y की। और y ही तो आपको मान निकालना था, y की ही तो मान निकालनी थी आपको। y क्या था? लड़कों की टोटल उम्र। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि y का जो मान होगा वो लड़कियों की औसत उम्र से 10/3 साल अधिक होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से समझाया है इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चीज़ के लिए आप देखिए। एक तरफ आपको पता है लड़के, दूसरे तरफ लड़कियाँ। लड़कों की संख्या 6 है, लड़कियों की संख्या 4 है। लड़कियों की जो औसत उम्र है लड़कियों की जो औसत उम्र है, आपने कहा लड़कियों की औसत उम्र x है, और लड़के और लड़कियाँ इन दोनों को अगर मिला कर के इसकी औसत उम्र निकाली जाए, तो इसकी औसत उम्र x प्लस 2 है। आपको पता है लड़के और लड़कियाँ इन दोनों को मिला कर के जब इसका औसत उम्र निकाला गया तो x प्लस 2 है। x प्लस 2 और x प्लस 2 से x छोटा है, तो लड़के को क्या करना पड़ेगा? x प्लस 2 से ज़्यादा लेकर के आना पड़ेगा, ताकि एवरेज
निकाला जा सके, चीज़ों को बैलेंस किया जा सके, कंपेंसेट किया जा सके। लड़कियाँ कितना कम लेकर के आई, जितना कम लड़कियाँ लेकर के आई, उतना ही हिस्सा लड़के को एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। तो अब देखिए, लड़कों को एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा? पहले तो लड़कों को ये x+2 लाना ही है मिनिमम। इसके बाद कुछ हिस्सा उसको ये लेकर के आना है जो लड़कियों ने कम लाया था, उस हिस्से को भी कंपेंसेट करना है किसको? लड़कों को। आप बताओ लड़कियाँ कितना कम लेकर के आई है? लड़कियों की उम्र x है, जबकि होनी एवरेज चाहिए थी x+2 यानी कि इससे कितनी कम है? आप कहोगे 2 कम है। कितने लड़कियों में कम है? आप कहोगे 4 लड़कियों में कम है, यानी टोटल कितने की कमी है? आप कहोगे 8 की कमी है। अब इस 8 की कमी को पूरा कौन करेगा? आप कहोगे लड़के पूरे करेंगे। लड़कों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 6 यानी हर लड़के के हिस्से में कितने बटेंगे? आप कहोगे हर लड़के को 8/6 पूरा करना पड़ेगा। 8/6 हिस्सा अधिक लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के ये एवरेज हमें निकलेगा, ये एवरेज बैलेंस होगा। ठीक है? अब लड़के अपने तरफ से पहले तो x+2 लेकर आ ही रहे थे, उसमें 8/6 अधिक लेकर के आना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी कि लड़कों को x प्लस 3 दूनी 6 और 4 10/3 अधिक लेकर के आना पड़ेगा। किसके कंपैरेटिवली? आप कहोगे लड़की के कंपैरेटिवली अधिक लेकर के आना पड़ेगा 10/3 यानी कि इस क्वेश्चन में x की जो मान होगी, वो लड़कों से 10/3 कम होगी या फिर यूँ कहें कि लड़कों की जो उम्र होगी, औसत उम्र अगर यहाँ पर औसत उम्र के टर्म में बात की जाए, कि लड़कों की जो औसत उम्र होगी, वो लड़कियों के मुकाबले 10/3 क्या होगी? अधिक होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि लड़कों की जो औसत उम्र होगी, लड़कियों की औसत उम्र से 10/3 अधिक होगी। चीज़ें क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? एक मंदिर में हर सप्ताह जो फल चढ़ाए जाते हैं उनका औसत 75 है। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में जो फल चढ़ाए जाते हैं उनका औसत 72 है। मंगलवार को कितने फल चढ़ाए जाते हैं? देखो मंगलवार को छोड़ कर के अगर बाकी दिनों को फल चढ़ाने दें तो उसका औसत 72 दे रखा है, यानी कि मंगलवार को अधिक फल चढ़ते होंगे तभी उसके कारण औसत क्या हो गया होगा? 75 हो गया होगा। तो 75 औसत होने का मतलब क्या हुआ? 75 औसत होने का मतलब ये हुआ कि 75 हर 7 दिन चढ़े हैं और उसमें से जो छठा 6 दिन में 72-72 के हिसाब से चढ़े हैं, इस चीज़ को अगर घटा देंगे, तो वो 7वाँ दिन ही वो जो मंगलवार के दिन चढ़े होंगे फल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप बताओ 7 बचे 35, 3 7 सत्ते 49 और 3 52 यहाँ से 6 दूने 12, 7 छके 42 और 1 43 इसको घटा दो 5 में 2 घटेंगे 3, 12 में 3 घटेंगे 9 और यहाँ 0 यानी कि टोटल 93 फल किस दिन चढ़े होंगे? मंगलवार के दिन चढ़े होंगे। मंगलवार को कितने फल चढ़े होंगे? तो आप कहेंगे 93 फल मंगलवार को चढ़े होंगे। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा तरीका, लेकिन इसके अलावा भी आपने कई तरीके सीख रखे हैं। आप देखिए उसमें से किसी एक तरीके का यूज़ कीजिए। देखिए 6 दिन थे, 6 दिन का औसत कितना था? 72। 6 दिनों का जो फल चढ़ाया जाए उसका औसत 72 था। उसमें क्या हुआ कि 7वाँ दिन आया, अगर 7वें दिन भी 72 फल चढ़े होते, आपको मैंने इस तरीके से समझाया है कि इस तरीके से आपको लिखना है। 7वें दिन भी अगर 72 फल चढ़ाए जाते, तो औसत में कोई चेंजेज़ नहीं आते। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि इतने फल चढ़े कि औसत 3 बढ़ गया। औसत 3 बढ़ने का मतलब हर एक के हिस्से से 3-3 का बढ़ जाना। चीज़ें क्लियर है? हर एक के हिस्से से 3-3 का बढ़ जाना, तो कितने हिस्से थे? आप कहोगे कि 7 थे, तो सातों के हिस्से से जब 3-3 बढ़ जाएँगे, यानी कि जो 7वाँ दिन आया, ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा आया, उस 1 दिन में टोटल 21 एक्स्ट्रा चढ़े थे। 72 तो चढ़ ही रहे थे, लेकिन उस दिन 21 एक्स्ट्रा चढ़े थे, यानी कि टोटल कितने चढ़े थे उस 7वें दिन, यानी कि उस 1 दिन, उस मंगलवार के दिन। तो टोटल आपको पता चल गया कि 72 तो चल रहे थे, लेकिन उसमें 21 एक्स्ट्रा चढ़ गए उस दिन, यानी कि उस दिन टोटल कितने चढ़ गए? 93 चढ़ गए, तो 93 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। ये मेथड 2 समझो। चीज़ें क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है कि कृषि श्रमिक है, जिसकी औसत वार्षिक आय ₹80 है। अन्य श्रमिक जो हैं, उनकी वार्षिक आय जो है कितनी है? ₹T। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। चलो इसको ऐसे लिखते हैं कि हम ए फॉर एग्रीकल्चरल और डब्ल्यू फॉर वर्कर्स। एग्रीकल्चरल वर्कर्स, नीचे में लिखा मैंने अदर वर्कर्स।
है ना? पहले लिखी मैंने उसकी एवरेज, एवरेज इनकम कितनी थी, फिर उसके लिखे मैंने नंबर और आपको पता है कि एवरेज को जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल के बारे में पता चलता है। आप बताओ एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो थे उसकी एवरेज इनकम कितनी थी? आप देखोगे कि उसकी एवरेज इनकम वार्षिक कितनी थी? एस रुपीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखा एस। अदर वर्कर्स यानी अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय कितनी थी? आपने कहा जी टी, लिख दिया मैंने। कि नंबर की बात की जा रही है तो आप बताओ एग्रीकल्चरल वर्कर्स यानी कि जो कृषि श्रमिक थे, उसकी संख्या कितनी है? आप संख्या के बारे में कैसे पता लगाओगे? तो आपको लिखा हुआ है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। अगर अन्य श्रमिक 1 होंगे, तो कृषि श्रमिक 11 गुना यानी कि 11 होगा। तो वही यहाँ पर लिखा मैंने कि अदर वर्कर्स को मैंने 1 लिखा, अदर वर्कर्स हमारे पास 1 हैं, अदर वर्कर्स की जगह पर मैंने 1 लिखा कि 1 अदर वर्कर्स हैं, तो 11 क्या हो जाएँगे हमारे पास? एग्रीकल्चरल वर्कर्स। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई करके बताना? एवरेज सॉरी इसका जो एवरेज था एस, इसको जब आपने एस 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, उसका टोटल कितना निकल कर के आ गया इनकम? आप कहोगे 11 एस। सभी एग्रीकल्चरल वर्कर्स का टोटल इनकम 11 एस निकल कर के आया और अदर वर्कर्स का इसी तरह से टी इंटू 1 यानी टी निकल कर के आएगा। चीज़ें क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय बताओ। तो पहले सभी श्रमिकों का औसत वार्षिक आय निकाल लीजिए। वार्षिक आय निकालिएगा कैसे? आपको पता है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स का वार्षिक आय था 11 एस, आपने लिख दिया 11 एस और इसके साथ ही अदर वर्कर्स का वार्षिक आय था टी, यानी कि 11 एस प्लस टी ये टोटल वार्षिक आय निकल कर के आ गई किसकी? एग्रीकल्चरल वर्कर्स और अदर वर्कर्स इन दोनों की। अगर आपको यहाँ पर इसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा तो एवरेज कैसे निकालोगे? 11 एस प्लस टी इसमें टोटल नंबर्स कितने थे? आप कहोगे जी 12। जब टोटल नंबर 12 थे तो इसको 12 से भाग दे दोगे, ये चीज़ें आपकी निकल कर के आ जाएगी एवरेज। एवरेज कितनी निकल कर के आ जाएगी? 11 एस प्लस टी और डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये एवरेज एनुअल इनकम निकल कर के आएगा। ये एवरेज एनुअल इनकम निकल कर के आएगा कि औसत वार्षिक आय निकल कर के आ गया और यहाँ पर आप फँस जाओगे, ये जब आप आंसर क्लिक करोगे तो आप फँस जाओगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा था औसत मासिक आय क्या होगी? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा-सा ट्विस्ट था, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि औसत मासिक आय क्या होगी? आप बताओ 1 साल में 12 महीने होते हैं यानी कि इसको 12-12 महीनों में डिवाइड करेंगे। 1 साल में अगर आप इतना कमाते हैं तो 12 महीने में आप कितना कमाएँगे? आप बताएँगे? 1 साल में अगर आप इतना कमाते हैं तो 12 महीने से अगर डिवाइड कर दूँ यानी 1 महीने पर महीने की बात करी जाए, 1 महीने में आप कितना कमाओगे? तो आप क्या बोलोगे 11s प्लस टी डिवाइड बाय ये जितना कमाते थे इसका भी 12वाँ हिस्सा कमाएँगे यानी कि इसको 12 से जब आपको बेस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 11s प्लस टी डिवाइड बाय 144 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर? यहाँ पर एक लेवल अप था क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे एनुअल आय नहीं पूछी गई थी, राइट? चीज़ें क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? किसी वस्तु को 2 पूर्ण तुला के 2 पैरों पर बारी-बारी से रखने से, यानी कि किसी तराजू के दोनों पलड़ों पर रखने पर उसका वजन 241 ग्राम और 310 ग्राम है, तो उस वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा? देखिए दोनों पलड़ों पर, पहले पल्ले पर रखा और दूसरे पल्ले पर रखा। पहले पल्ले पर अगर रख रहा है तो 241 पहले पल्ले पर अगर रख रहा है तो 241 ग्राम शो कर रहा है और दूसरे पर रख रहा है तो 310.5 ग्राम शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये डिफेक्टिव है। ये जो तराजू है वो डिफेक्टिव तराजू है। जब उसके पहले साइड पर रख रहा है एक ही वस्तु को तो 241 ग्राम बता रहा है और दूसरे साइड रख रहा है तो 310 ग्राम बता रहा है। इसका पूछा जा रहा है कि उसका एक्चुअल वेट क्या होगा? तो इसका एक्चुअल वेट क्या होगा? इसका एक्चुअल वेट इसका एक्चुअल वेट जो होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज निकालने के लिए आपको पहले इसका सम निकालना पड़ेगा। आप सम निकालोगे तो 300, 200, 500, 41 और 10 51, 551 और दशमलव में 5। इसका एक्चुअल वेट क्या होगा? इसका एवरेज होगा। तो एवरेज निकालने के लिए आपको इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 2 पड़लों पर रख रहे हैं। तो इसका जो एक्चुअल वेट निकल कर के आएगा वो आएगा 27 दूनी 54, 1 1 11 यानी कि 5 दूनी 10, 1 5 15, 7 पंचे और 7 और 5
यानी कि 275.75 ग्राम। उस वस्तु का जो एक्चुअल वेट होगा, वो 275.75 ग्राम रहा होगा, जिस चीज़ को डिफेक्टिव तराजू पर एक पड़ले पर 241 और दूसरे पड़ले पर 310 ग्राम शो किया जा रहा था। चीज़ें क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है कि 70 गेंदों का औसत भार 200 ग्राम है। यदि थैली के भी भार को जोड़ दिया जाए तो औसत में 10 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। थैली का भार क्या होगा? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, वही मंदिर वाला क्वेश्चन आप समझ लो ऐसे भी कि 210 ग्राम जब वेट हो जाता है तब 71 थे और इसमें से जब 70 गुना 200 कर देंगे माइनस तो हमें वेट चल जाएगा, थैली का वेट पता चल जाएगा, है ना? थैली का वेट तब हमें पता चल जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा तरीका, लेकिन आपको दूसरे तरीके से भी मैंने समझाया हुआ था कि 70 है, जब 70 कि 70 आपके पास बॉल्स हैं, उसका वेट है 200 ग्राम। जब 71वां आ जाता, अगर इसका वेट भी 200 ग्राम रहता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आने से 10 ग्राम वेट बढ़ गया। 10 ग्राम वेट बढ़ने का मतलब सबके हिस्से से 10-10 ग्राम वेट बढ़ेगा, यानी कि 71 चीज़ों के वेट को वृद्धि कर देगा, 71 चीज़ों के वेट को बढ़ा देगा 10-10 ग्राम से। इसका मतलब टोटल उसने 710 ग्राम बढ़ा दिया और उसका खुद का वेट तो 200 ग्राम था, यानी कि टोटल उस थैली का, यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ऐड हो रही है, चीज़ का वेट कितना होगा तो 910 ग्राम हो जाएगा आंसर। चीज़ें क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या है कि सुमित बाज़ार से गया, पेन 3 खरीदा उसने। पहले पेन का मूल्य दूसरे पेन से 25% देखो ये रेशियो इसमें इंक्लूड है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। पहला पेन है, दूसरा पेन है, तीसरा पेन है। पहले पेन का मूल्य दूसरे पेन से 25% अधिक था। 25% अधिक होने का मतलब कोई भी चीज़ें 100 थी, इससे 25% अधिक यानी कि वो चीज़ 125 होगी। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 4 और 5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कोई भी सामान जब ₹4 की थी तो उसी के से 25% अधिक होने का मतलब उस सामान का दाम ₹5 होगा अगला सामान। तो पहले पेन का मूल्य दूसरे पेन से 25% अधिक था। अगर दूसरे पेन की कीमत ₹4 अगर रखेंगे, तो पहले पेन की उसके अकॉर्डिंग ₹5 होनी चाहिए क्योंकि 40 4 से ये 25% अधिक होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर है? अब देखो अगला लाइन है कि तीसरे पेन से 20% अधिक था। तीसरे पेन से 20% अधिक होने का मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा पेन था, ये तीसरे पेन से 5% ये तीसरे पेन से 30% अधिक था। यानी कि अगर तीसरे पेन की कीमत ₹5 रही होगी, तो दूसरे पेन की कीमत ₹6 होगी। चीज़ें क्लियर? अब इस चीज़ को कंबाइंड रेशियो में आपको लिखना है। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें कॉमन है, इस चीज़ को इक्वल बनाना होता है। आप ऊपर में सेकंड पेन की कीमत ₹4 बता रहे हो, नीचे में ₹6 बता रहे हो, तो ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए कि दोनों की पेन तो एक ही है, तो उसकी अमाउंट क्या होगी? एक ही होगी, उसकी प्राइस क्या होगी? एक ही होगी। तो इसके प्राइस को इक्वल करने के लिए आप ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 बन जाएगा और इसके नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 12 बन जाएगा। चीज़ें क्लियर है? तो आप बताओ ऊपर की चीज़ों में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 5 गुना 3 15 और 4 गुना 3 12। इसी तरह से 6 दूनी 12 हो जाएँगे तो 5 दूनी 10। यानी कि इन सब का रेशियो पता चल गया कि आपको पहले पेन की कीमत अगर ₹15 होगी तो दूसरे पेन की कीमत ₹12 रही होगी। अगर दूसरे पेन की कीमत ₹12 है तो पहले पेन की कीमत कितनी ₹10 रही होगी। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अगला लाइन है क्वेश्चन का कि अगर पहले 2 पेनों का औसत मूल्य की बात कर रहा है। पहले 2 पेन कौन है? 15 और ₹12 वाले पेन की औसत मूल्य। आप बताओ इन दोनों का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? 15 और 12 27, 27 बटे ₹2 इसके औसत मूल्य। अंतिम 2 पेनों के औसत मूल्य से अंतिम 2 पेनों के औसत मूल्य से ₹15 अधिक है। अंतिम 2 पेन कौन से होंगे? आप कहोगे जिसकी कीमत 12 और ₹10 है। इसकी औसत मूल्य कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 12 और 10 22। 22/2 इन दोनों का अंतर दे रखा है। इन दोनों का अंतर ₹15 दे रखा है, तो इन दोनों को जब घटाओगे तो आपको ₹15 दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे महँगे पेन का मूल्य बता दो। सबसे महँगा पेन कितना है? 15। 15 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आप जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 27 - 22 5 5/2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 15 दे रखी है। यानी कि यहाँ से 5 की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो 15 गुना 2 30 हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन में 15 की वैल्यू पूछी जा रही तो आप बताओ 5 तिया 15 तो 30 तिया 90 या फिर 5 छक्के 30 तो 15 छक्के 90। किसी भी तरीके से आप यूनिटरी मेथड से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे कि 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। चीज़ें क्लियर है?
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 10 डब्बे हैं, जिसमें से प्रत्येक डिब्बे में औसतन 20 यात्री यात्रा करते हैं। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएँगे? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएँगे इस चीज़ के अकॉर्डिंग? आप कहोगे कि 10 डब्बे हैं, हर डब्बे में 20 आदमी औसतन ट्रैवल कर रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए? 200। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डब्बे में बैठे हैं और किसी भी डब्बे में समान यात्री नहीं है। अब देखो कि क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है कि जैसे यहाँ पर 10 डब्बे हैं, मैं 10 डब्बे ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। 3, 3 6, 3 9 और 1 10। इसमें क्या हो रहा है कि डब्बे 10 हैं, इसमें कोई भी ऐसा डब्बा नहीं है जिसमें कि 12 से कम यात्री बैठा हो, यानी कि मिनिमम 12 यात्री तो हर एक में बैठा होगा। लेकिन एक और कंडीशन दे रखी है कि कोई भी ऐसा डब्बा नहीं जिसमें कि 12 यात्री हो, मतलब 12 यात्री के बराबर होगा। यानी कि एक डब्बे में जितना आदमी बैठ गया उतना आदमी किसी और डब्बे में नहीं बैठेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी डब्बे में बैठने वाले अधिकतम यात्रियों की संख्या क्या होगी? आप बताओ, मैंने कहा कि ये वाला ऐसा डब्बा है जिसमें मैं इसमें अधिकतम आदमी को बिठाना चाहता हूँ। अगर आखिरी डब्बे में अधिकतम आदमी को बिठाना है, तो बाकी जो बचे सारे डब्बे, इनमें आपको कम-कम नंबर में बिठाने होंगे। इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे? कम-कम नंबर में लोगों को बिठाना होगा। सबसे कम नंबर में किसको बिठा सकते हो? आप कहोगे कि 12 को मैंने बिठा दिया, इसमें 12 बिठा दिया। अगले में कहोगे कि इसमें फिर से 12 बिठा दो, लेकिन ये चीज़ें गलत हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि आप एक समान यात्री को किसी में नहीं बिठा सकते। इसका मतलब 12 अगर आपने पहले बिठा रखा है तो 12 से के अलावा आपको बिठाना पड़ेगा। तो 12 से कम भी नहीं बिठा सकते, तो 12 से अधिक बिठाना पड़ेगा यानी 13। इस तरह से 12, 13, 14 इस तरह से करके आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आपने देखा कि हमने 9 डब्बे शुरू के 9 डब्बे हमने भर दिए। कितने यात्रियों से? एक में मैंने 12 बिठाए, दूसरे में 13, 14, 15, 16 इस तरह से करके हमने स्टार्टिंग के 9 डब्बे भर दिए। आप बताओ आखिरी जो डब्बा बचा इसमें कितने यात्री बैठेंगे? तो आप कहोगे टोटल 200 यात्री थे, उसमें से हमने टोटल 12 से लेकर के 20 तक तो हमने बिठा दिए, अब जितने बाकी बच जाएँगे वो उसमें बैठ जाएँगे। और वही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा, वही होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिसको हम उसमें बिठा सकते हैं। आप बताओ इसका सम कैसे निकालेंगे? इसका सम निकालने के लिए भी आप अगर इसको एक-एक करके ऐड करोगे तो मुश्किल है। लेकिन आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग में ही एवरेज में पढ़ रखा है कि 20 और 12 32, 32 का आधा करेंगे तो 16 यानी कि इसका जो एवरेज होगा वो एवरेज कितना होगा? 16। चूँकि ये सारी नंबर क्या है एपी के सीरीज़ एपी में है। एपी में जब ये नंबर है तो इसका एवरेज 16 हो जाएगा और जब एवरेज में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इसका निकल कर के आ जाएगा और वो टोटल कितना होगा? 144। यानी कि अब तक हमने शुरू के 9 डब्बे जो हैं उसमें हमने 144 आदमी को बिठा रखा है, तो बाकी जो बचा ये डब्बा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 56 आदमी के लिए जगह खाली रहा। यानी कि 56 आदमी बचे 144 आदमी को जब आप स्टार्टिंग के 9 डब्बे में भर देंगे, तो जो अगला डब्बा बचा उसी में तो सारे के सारे यात्री बैठेंगे। उसमें सारे यात्री बिठाने के लिए आपको उसमें कितने यात्री को भेजने पड़ेंगे? आप कहोगे 56 यात्री बचे तो उस 56 यात्री को हमें किस डब्बे में बिठाना पड़ेगा? आखिरी जो डब्बा बचा और यही वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स होगा जो एक डब्बे में बैठ पाएगा। है ना? इन सारे क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए ये 56 ही यात्रियों की संख्या ऐसी है जो इस डब्बे में मैं बिठा पाऊँगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 56 पैसेंजर्स, राइट? अगले सवाल की तरफ बढ़िए और अगला सवाल देखिए क्या है कि 52 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 85 है। अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। ये पाँचों स्कोर भिन्न-भिन्न पूर्णांक हैं। पहले तो आप ये देखो पहले तो आप ये देखो कि 52 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 85 है। अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाते तो औसत 2 कम हो जाता। अगर 5 आदमी निकाल दिया तो कितना बचेगा? आप कहोगे कि 47। पहले 52 थे, अब 47। चलो ऐसे भी लिख देता हूँ कि 52 बच्चे थे, उसमें से 5 निकल गए। 52 बच्चे थे, उसमें से क्या हुए 5 निकल गए। 52 बच्चे जो थे, उसका औसत 85 था। 52 बच्चे थे, उसका औसत 85 था, लेकिन ये 5 आदमी जैसे निकले, तो इसका औसत 2 घट करके 83 हो गया। मैंने क्या समझाया कि 5 बच्चे जैसे निकल गए, तो इसका औसत भी घट गया और औसत घट कर के कितना हो गया? 83 हो गया।
ये पाँचों स्कोर भिन्न-भिन्न पूर्णांक है, किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं, तो सभी 5 टॉपरों में से 4 टॉपर का स्कोर एक समांतर श्रेणी में जिसका सार्वंतर इतना है। तो पहले इस टोटल 5 जो बच्चे निकले, इसके टोटल मार्क्स के बारे में पहले आप बता दो कि कितना रहा होगा? इस चीज़ को निकालने के लिए आपने कई सारे तरीके पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उसी में से एक तरीका मैं बता देता हूँ। आपने अभी-अभी सीखा है कि 47 आदमी है, जिसका औसत 83 है। अगर 47 आदमी में कोई भी इतने भी नंबर के आदमी जुड़ जाते जिसका औसत 83 रहता, तो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई दिक्कत? 47 आदमी का औसत 83 है, इसमें कोई भी कितने भी आदमी आए-जाए जिसका औसत 83 है, तो इसके एवरेज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब 5 आदमी इसमें आए, तो जिसका औसत क्या हुआ कि 2 का बढ़ गया। मैं नीचे से ऊपर की तरफ ला रहा हूँ, इसका औसत कितना हो गया? 2 बढ़ गया। इसके कहने का सेंस क्या हुआ? इसको ऐसे समझो कि पहले 47 थे, जिसका औसत 83 था, बाद में 52 हुए, जिसके कारण इसका औसत 83 ना रह करके 83 से 2 अधिक हो गया। आप कह रहे हो कि 2 अधिक हो गया, इसका मतलब ये जो 5 नए आदमी आए थे, इस 5 नए आदमी के आने के कारण इसके औसत में कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। अब ये 2 की वृद्धि औसत में हुई है, इसका मतलब ये हर एक के हिस्से को 2-2 बढ़ा दिया होगा। अब जो 52 थे, 52 के हिस्से में 2-2 की वृद्धि हो गई होगी। तो इस 5 का जो टोटल स्कोर रहा होगा, वो कहीं न कहीं 5 गुना 83 5 गुना 83 प्लस 2 गुना 52 रहा होगा। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को मैंने पहले भी कई बार समझाया लेकिन फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखो, कि इस 5 का जो टोटल मार्क्स रहा होगा, वो 5 गुना 83 तो पहले से फिक्स था। 5 गुना 83 तो पहले से फिक्स था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसके आने के कारण 2 की औसत में वृद्धि हो गई। 2 की औसत में वृद्धि किसके कारण हुई? तो ये 5 जो नए बच्चे आए इसके कारण 2 की औसत में वृद्धि कर दी गई। तो 2 की वृद्धि और औसत में अगर वृद्धि 2 की हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक के हिस्से में 2-2 की वृद्धि हो गई होगी। तो कितने आदमी थे जिसके हिस्से में 2-2 की वृद्धि हो जाएगी? तो आप कहोगे कि 52 आदमी ऐसे थे, जिसके हिस्से में 2-2 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब टोटल जो होगा 52 गुना 2 यानी कि 104 एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा ये 5 आदमी। यानी कि इस 5 आदमी का जो टोटल सम रहा होगा वो कितना रहा होगा? आप कहोगे 83 पंच यानी 8 पंचे 40 415 415 प्लस 52 दूनी 104 यानी कि 519 मार्क्स ये 5 आदमी लेकर के आया होगा। जहाँ तक ये चीज़ें पता चली। यहाँ तक हमें बस सिर्फ़ इतना पता चला कि ये जो 5 आदमी आए नए, के टोटल मार्क्स 519 थे। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अगले लाइन को पढ़ते हैं, ये पाँचों स्कोर भिन्न-भिन्न है और किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं है। यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं, हर एक के मार्क्स 80 या 80 से अधिक हैं, क्योंकि किसी के मार्क्स 80 से कम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 80 तो हो सकता है, लेकिन 80 से कुछ न कुछ अधिक भी होगा। 80 से कम किसी के मार्क्स नहीं होंगे। ये चीज़ें हमें पता चल गई कि इन सबों के मार्क्स 80 से अधिक होंगे। लेकिन उसके बाद और है कि सभी 5 टॉपरों में से 4 टॉपर का स्कोर एक समांतर श्रेणी में है, जिसका सार अंतर 2 है, तो टॉपर का अधिकतम स्कोर कितना होगा? ये तो फिर से वही वाला क्वेश्चन हो गया ट्रेन के डब्बे वाला कि एक को अगर हमें मैक्सिमम करना है, अगर हमें एक को मैक्सिमम करना है तो बाकियों को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं इसको मैक्सिमम बना देता हूँ। मैंने क्या कहा कि इसको मैं मैक्सिमम बनाता हूँ, मैक्सिमम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इन सबको मिनिमम रखता हूँ। जब मिनिमम रखने की बारी आएगी तो आपको पता है कि कोई भी स्कोर 80 से कम नहीं है लेकिन 80 प्लस 0 यानी 80 के बराबर तो हो सकती है। इसके बाद सबका सबके बीच का गैप 2-2 है। देखिए यहाँ पर एक और लाइन लिखा है टॉपर के स्कोर एक समांतर श्रेणी में जिसका सार्वंतर 2 है यानी कि जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। इसका मतलब एक आदमी अगर जिसका मार्क्स 80 है, दूसरे का 82 होगा, तीसरे का 84 होगा, फिर 86 होगा। यही चीज़ें तो कह रही सार्वंतर 2 का मतलब हो गया कि यहाँ देखो 2 की वृद्धि, यहाँ भी 2 की वृद्धि, यहाँ भी 2 की वृद्धि। चीज़ें क्लियर? इन 4 के जो मार्क्स हैं, ये अब हमें पता चल गए 80, 80 प्लस 2, 80 प्लस 4, 80 प्लस 6 यानी इन सब के टोटल मार्क्स बता दो, इन चारों के टोटल मार्क्स कितने हो जाएँगे? 8 चौके 32, 33, 332। इन सब के मार्क्स 332 हो गए, तो बताओ बचे हुए जो 332 को अगर इसमें आप घटा दो, तो जो 519 इन पाँचों के स्कोर थे, तो पाँचवाँ आदमी कितना लेकर के आएगा? तो आप कहोगे 9 में 2 घटेगा 7, 1 में 3 घटेगा 8 और यहाँ पर 1।
187 यानी कि ये जो 5वाँ आदमी है, ये 187 मार्क्स लेकर के आया होगा और एग्ज़ाम में टॉप किया होगा। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें आसान थी बट इस चीज़ को क्या है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा लेंथी बनाया गया है। अलग-अलग लाइन जोड़ करके सवालों को थोड़ा-सा लेंथी बनाया गया है, ताकि आपको मल्टीपल स्टेप्स में जाना पड़े और आपको सॉल्व करना पड़े। तो यहाँ से जो सबसे पहले मेन लाइन ये थी आपको इसमें आपको टाइम बचाना है। ये चीज़ें जब आप फाइंड कर लोगे तब इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर और ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है? एक शिपिंग क्लर्क है, जिसके पास 6 विभिन्न विभिन्न पैकेट हैं उनके पास और उन सभी का वज़न करना है। वह एक समय में किसी भी 4 पैकेट का वज़न करता है, जितने भी समूह 6 के जितने भी समूह के 6 में से 4 के बन सकते हैं। देखो ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये 6 हैं उसके पास पैकेट, इन सबका उसको वज़न करना है। लेकिन वज़न कैसे करता है? एक साथ वो 4 चीज़ों का वज़न कर सकता है। 6 में से 4 चीज़ों का वज़न वो एक साथ कर सकता है। जैसे ए से लेकर के डी तक का एक साथ वज़न कर लेगा, ई से लेकर के वो ई तक का एक साथ वज़न कर लेगा। इसी तरह से सी के साथ लेकर के एफ तक का एक बार वज़न कर लेगा और इसी तरह से चाहे तो वो ए बी को एक साथ ले ले ई को एक साथ ले ले, इस तरह से भी 4 तरीके जितने भी उसके पास पॉसिबिलिटी बनती है, हर तरीके से उसने किया और हर तरीके से करने के बाद उसको क्या पता चला कि उसका जो औसत निकल कर के आ रहा है, वो औसत 500 ग्राम है। ये कब पॉसिबल है कि हर तरीके से जब हम उसका एवरेज निकालें, तो एवरेज वेट 500 ग्राम ही आए। 500 ग्राम आने का एवरेज वेट ये 4 समूह है, इन सबका औसत 500 ग्राम ही आए। हर पॉसिबिलिटी में ये तभी संभव है जब सारे के सारे चीज़ क्या हो इक्वल हो। जब सारे के सारे के वेट क्या हो इक्वल हो। आप बताओ 4 का एवरेज वेट 500 ग्राम था यानी कि 4 का टोटल वेट कितना रहा होगा? आप कहोगे जी 2 केजी। 4 पैकेट का टोटल वेट कितना रहा होगा? 2 केजी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तब सभी 6 पैकेटों का औसत वज़न बता दो। 4 का जब 2 केजी रहा होगा तो 6 का 3 केजी हो जाएगा। 4 का आधा 2 तो 6 का आधा 3 तो 3 केजी हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि हर एक कंडीशन में जब सेम एवरेज वेट आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो इक्वल हो। जब 4 चीज़ों का वेट 2 केजी तो 6 चीज़ों का वेट कितना 3 केजी। चीज़ें क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है कि रवि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीने के यानी कि इन 4 महीनों को छोड़ कर के जो बाकी 8 महीने बचे साल के, उन महीनों के औसत वेतन यानी कि जो ₹6000 प्रति महीना है, उसका 3/2 गुना कमाता है। उसकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के बचे हुए महीनों की बचत ₹400 प्रति महीने का 5/4 गुना है। चीज़ें सिंपल सी है, बट इसी चीज़ को थोड़ा-सा लैंग्वेज के बेस पर आपको घुमा दिया गया है। देखिए, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर इन 4 महीनों को मैंने यहाँ पर लिखा, बाकी बचे 8 महीनों को मैंने यहाँ पर लिखा। ये 4 महीने हैं, इसमें 4 महीने में क्या-क्या है, तो जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है और अक्टूबर है और जो बाकी महीने बचे इन चीज़ों को छोड़ कर के वो 8 महीनों को मैंने दूसरे एंड पर लिखा कि ये 8 महीने हैं, जो इन 4 महीनों को छोड़ कर के हैं। ठीक है? अब आगे देखिए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन जो कि देखो बचे हुए महीनों का जो औसत वेतन है, ये दिया हुआ है ₹600 महीना कमाता है। यहाँ पर एवरेज लिखा, एवरेज ₹600 पर महीना है, किसका? बचे हुए महीने का यानी कि ये 8 महीने में जो है ₹600 प्रति महीना कमाता है। लेकिन ये जो 4 महीना है, यह 4 महीने में वह बचे हुए महीनों का 3/2 गुना कमाता है, यानी कि 600 का 3/2 गुना कितना हो जाएगा? आप कहोगे ₹900 यानी कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में की जो इनकम है वो ₹900 प्रति महीना है। बाकी जो बचा महीना है उसका इनकम ₹600 प्रति महीना है। आप यहाँ से एवरेज इनकम मैंने ऊपर लिखा
नीचे मैं लिख रहा हूँ सेविंग्स। अगला लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना वो सेव करता है। कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों की बचत जो कि ₹400 महीने है। यानी कि उसकी जो बचत है पहले 4 महीनों की, वो ₹400 पर महीना है। लेकिन इस जो 4 महीने हैं, इसमें उसका बचत इस ₹400 का 5/4 गुना है। आप बताओ ₹400 का 5/4 कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी ये ₹500 पर महीने हो जाएगी इसकी क्या बचत। जब इसकी बचत ₹500 महीने हो जाएगी, तो इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसका प्रति महीना औसत खर्च क्या होगा? आप बताओ कि जब आप इनकम में से सेविंग्स को घटाओगे कि आपकी जितनी आय रही, जितना आपने कमाया, उसमें आपने जितना बचाया, तो कितना आप बचा पाओगे? जितना आपने खर्च किया उस चीज़ को घटा दोगे तो बचा लोगे, यानी कि इतना अब इसका एक्सपेंडिचर बच गया हमारे पास, इतना रुपया उसने क्या किया होगा? खर्च किया होगा। अब कितना रुपया खर्च किया तो आप बताओ कि ₹900 वो कमाता था और ₹500 उसने उसमें बचा लिए तो खर्च कितने किए होंगे उसने? ₹400 उस महीने में खर्च किए होंगे पूरे महीने में। इसी तरह से जब ₹600 उसकी कमाई थी, ₹400 वो बचा ही लेता था तो उसने टोटल बचाया उसने टोटल खर्च कितना किया? ₹200। अब बताओ उसने पूरे 4 महीने ऐसे किए कि उसने ₹900 कमाया और ₹500 बचाया, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो उसकी रही होगी उस 4 महीने में ₹400 गुना 4, इसी तरह से 200 गुना ₹8 इसके अदर 8 महीने की खर्च रही होगी। आप बता दो अब उसकी टोटल खर्च कितनी होगी? 4 चौके 1600 और 8 दूनी 1600 यानी टोटल ₹3200 उसने पूरे उस साल में खर्च किए। उसका प्रति महीना औसत खर्च क्या होगा? अगर उसके प्रति महीने की बात की जाए, ₹3200 तो उसने पूरे साल में खर्च किया था, अगर प्रति महीने निकालने हो तो उसमें आपको 12 से भाग देनी पड़ेगी। आप बता दो 3 चौके 12 और 8 चौके 32 यानी कि ₹266.67 पर महीने उसने क्या किए? खर्च किए। उसका औसतन जो खर्च था, वो ₹266.67 पर महीना था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो क्या है? एक अफ़सर की रिटायरमेंट की पेंशन उसकी अंतिम 10 महीने की सर्विस के औसत वेतन के आधे के बराबर होती है। बड़ी ध्यान से समझना इस लाइन को कि अंतिम 10 महीने की जो सैलरी है उसका औसत वेतन जो होगा, उसके आधे के बराबर। एक लाइन 3 चीज़ें दे रखी है। उसकी सैलरी अंतिम 10 महीने की सैलरी, फिर उसका औसत वेतन, फिर उसके आधे के बराबर है जब उसका वेतन 1 जनवरी 2019 को देखो 1 जन 2019 को किसी का वेतन कितना है? ₹87,000 देखो उसकी सैलरी है ₹87,000 महीने और ये कब की सैलरी? 1 जनवरी 2019 तक। प्रत्येक अक्टूबर को ₹4050 की वेतन वृद्धि होती है उसकी, यानी कि हर अक्टूबर महीने में उसकी क्या लगती है? इंक्रीमेंट लगती है। यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को ही उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? आप बताओ ₹87,000 पहले थी उसकी, लेकिन उसका ₹4050 की वेतन वृद्धि हो जाती है, कब? अक्टूबर महीने में। यानी कि 87,000 जो पहले थी, अब वो 87 से बढ़ कर के 87 और 4 ₹91,050 की अब उसकी क्या हो जाएगी? मंथली सैलरी हो जाएगी। साथ ही वह 1 जनवरी 2020 को रिटायर हो जाता है। 1 जनवरी 2020 को उसने क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली। तब उसका पेंशन पूछा जा रहा है कि पेंशन बता दो, पेंशन क्या होगी उसकी? तो पेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको आखिरी के 10 महीने की सर्विस देखनी पड़ेगी, 10 महीने की सर्विस में कितनी सैलरी होगी? 10 महीने की सर्विस की सैलरी निकालने के लिए आपको पीछे से 10 महीने जाने हैं। आप बताओ 1 जनवरी से पीछे, आप देखोगे कि अक्टूबर ये जो सैलरी नौ ₹91,050 की सैलरी जो है, उसने कौन-कौन से महीने में ली होगी? आप कहोगे अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में। जनवरी में तो वो रिटायर हो गया 1 जनवरी को, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3 महीने उसने ₹91,050 की सैलरी ली। 3 महीने में उसने ₹91,050 की सैलरी ली, तो बाकी जो 7 महीने बचे, उसमें तो उसकी सैलरी तो फिक्स थी ना ₹87,000। ये चीज़ें समझना वरना आपको भी ₹87,000 हर महीने लिखने पड़ जाएँगे। ₹87,000 उसके पिछले 7 महीने की सैलरी होगी। यहाँ से मैंने ये समझाया कि देखो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जनवरी में वो रिटायर हो गया, इसका मतलब दिसंबर, नवंबर और
अक्टूबर, ये 3 ही ऐसे महीने थे, जिसमें उसने 91,000 50,000 91,000 50 रुपए की सैलरी ली। यानी कि 91,000 50 रुपए की सैलरी उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीने ली। बाकी टाइम जो बाकी के 7 महीने थे, क्योंकि हमें सिर्फ़ 10 महीने लेने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 7 लिखा और 3 10 हो गए। तो 7 महीने जो थे उसमें उसने 87,000 रुपए के हिसाब से सैलरी ली। तो इस हिसाब से आप बता दो आखिरी के 10 महीने में उसका टोटल सैलरी मतलब सॉरी एवरेज सैलरी क्या रही होगी? आपके पास यहाँ से वापस से एक और अ, वेटेड एवरेज का आपके पास इक्वेशन समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर हमें फिर से इसका एवरेज सैलरी जब निकालनी होगी तो आपको फिर से यहाँ पर वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, अदरवाइज़ आपको इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। आपने कहा कि जे मैंने मान लिया कि सैलरी ₹90,000 रही होगी उसकी। जब सैलरी आप ₹90,000 मानोगे तो आप क्या देखोगे, कि एक तरफ आप ₹250 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो आपने क्या कहा 250 गुना 3 ये एक्स्ट्रा आ गया। दूसरे तरफ आप देखोगे ₹3,000 कम करके आपने ₹21,000 यहाँ पर कम कर दिया और टोटल इसका इम्पैक्ट कितने पर पड़ेगा? आप कहोगे 10 महीने पर। यहाँ से मैंने इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ और इसके साथ कैंसल कर दिया। यानी कि 90,000 प्लस 10 105 गुना 3 यानी कि 315 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये ₹2100। आप बताओ जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आप कितना लिखोगे? ₹2000 आप डायरेक्टली इसमें माइनस कर लो यानी ₹88,000 88 और 215 88,215 तो आपने क्या देखा कि उसकी जो एवरेज सैलरी थी उसकी जो एवरेज सैलरी थी आखिरी के 10 महीने की आखिरी के 10 महीने की उसकी एवरेज सैलरी कितनी थी? ₹88,215 आप बताओ अगर उसका पेंशन कैलकुलेट करना पड़े, तो पेंशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी आखिरी के 10 महीने की सैलरी निकालनी पड़ती। आखिरी के 10 महीने की आपने औसत सैलरी निकाल ली और इसी औसत सैलरी का आधा क्या होता है? उसका पेंशन होता है। तो आप बताओ कि पेंशन की जो अमाउंट होगी, पेंशन की जो रकम रही होगी, वो कितनी रहेगी? आप कहोगे भैया ₹88,215 जो उसकी एवरेज सैलरी आई, इसी के आधा क्या हो जाएगा पेंशन हो जाएगा, तो आप बताओ 44,107 44,107 44,107.5 ₹44,107.5 क्या रही होगी? उसकी पेंशन की अमाउंट रही होगी, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 44,107 जो चीज़ें अभी तक आपने टाइप वाइज़ पढ़ी थी, उसी टाइप वाइज़ में अलग-अलग चीज़ों को ऐड करके मिसलेनियस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, जिससे चीज़ें आपकी रिवीजन के तौर पर भी आए और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएँ, तो आप इन चीज़ों को डायरेक्टली सॉल्व भी कर पाओ, राइट? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर 6 लगातार विषम संख्याएँ जो कि बढ़ते हुए क्रम में हैं, जिसमें पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर 64 है, तो सभी 6 संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें आपको लेंथी दिखेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 6 लगातार विषम संख्याएँ अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछी जाती, तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली सॉल्व कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के वर्ग के हिसाब से दिया हुआ, वहाँ पर आपका एवरेज फेल हो जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन भी लेंथी लगेगी आपको। लेकिन कोई नहीं, अभी इसको सॉल्व करिए। देखिए, पहले 6 लगातार विषम संख्या लिख लीजिए। आप देखिए, पहली संख्या लिखिए x, दूसरी संख्या लिखिए x प्लस 2, तीसरी संख्या लिखिए x प्लस 4, अगला लिखेंगे x प्लस 6, फिर x प्लस 8, x प्लस 6, x प्लस 8 और फिर x प्लस कुछ छूट गया। कितने हैं टोटल? 6 है, यानी कि x प्लस 10 तक जाएगा ये। अब आपसे बोला जा रहा है कि लगातार 6 विषम संख्याएँ बढ़ते हुए क्रम में, इसमें से 4 संख्याओं का पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत, पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा? आप कहोगे x से लेकर के x प्लस 6 तक का हर एक चीज़ का वर्ग निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका औसत निकालेंगे। फिर इसके बाद दोबारा x प्लस 4 से लेकर के x प्लस 10 तक का हर एक चीज़ का वर्ग निकालोगे।
फिर उनका औसत निकालना है। उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको 64। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं है, छोटी-सी गलती होगी फिर आप गलती कर बैठोगे। आप देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे x स्क्वायर, फिर इसके बाद मैं x प्लस 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, x प्लस 2 का एक्चुअली होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4, इसी तरह से x प्लस 4 का होल स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, x प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, फिर x प्लस 8 का होगा x स्क्वायर 8 दूनी 16x प्लस 64 और फिर x प्लस 10 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस में 100। अब यहाँ से आपको अलग-अलग चीज़ें करनी है क्या है, आप देखो x प्लस 6 तक का जो होगा, x प्लस 6 तक का कहाँ तक आया था? यहाँ तक। यानी कि पहले आपको इतना का एवरेज निकालना है, x प्लस 6 तक का आपको स्क्वायर करके एवरेज निकालना है, यानी कि आपने ये जो स्क्वायर किया, इस चीज़ का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज में आप ध्यान देना, ये आपका एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है और ये आपका एक टर्म है और ये आपका सिंगल टर्म है। चीज़ें क्लियर है? इस चीज़ का अगर आपने एवरेज निकाला, फिर उसके बाद आखिरी के 4 चीज़ों का एवरेज निकालना है। आखिरी के 4 चीज़ कौन-कौन से होंगे? आप कहोगे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फिर चौथे जगह पर ये। यानी कि पहले 4 और फिर आखिरी 4 इन दोनों का एवरेज निकालोगे, फिर इसके बाद इसका डिफरेंस। तो स्टार्ट करो, देखो पहले से स्टार्ट करो। जब आप यहाँ से यहाँ तक ऐड करोगे तो आप पाओगे 4x स्क्वायर 4x 8x 12x 12 और 12 24x, सिंपल सी है। इसके बाद की कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे 16 और 4 20 और 30, 50 और 6 56, यानी कि यहाँ तक आपने ऐड जो किया, ये आपने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 56, ये आपका अभी तक का क्या आ गया? सम। अब इसका एवरेज निकालना है तो आपको पता है कि ये संख्याएँ कितनी थी? 4 संख्याएँ थी, तो इसको आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है? और दूसरे एंड पर जब आखिरी के 4 लिखने की बारी आएगी, तो आखिरी के 4 को लिखो। यहाँ पर भी आप लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 8, 12, 20 और 20 और 16 36, 36 और 20 56, यानी कि टोटल 56x प्लस में आप लिखोगे 16 और 36 52 और 152 और 64। यहाँ से आप ऐसे देख लो कि 36 और 64 100 होते हैं और ये 100 200 हो गए और 216 यानी कि 216। अब इसका भी एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए आपको 4 से भाग देनी पड़ेगी। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितने के बराबर है? 64 के बराबर। क्वेश्चन में इसका डिफरेंस दे रखा है, कितने के बराबर है? तो 64 के बराबर। अब बताओ बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी में से इसको घटा दोगे। ये संख्या बड़ी थी, इसमें से जब इसको घटाओगे तो आप यहाँ से क्या देखोगे पहले कि क्या-क्या चीज़ें घट जाएँगी, कट जाएँगी। आप पहले तो 4 से इन सबको घटा दो, है ना? 4 से दोनों साइड चीज़ें जब कैंसल आउट हो रही है तो इसको कैंसल करो, तो डिनोमिनेटर का काम खत्म हो जाएगा। अब बताओ 54 चौके 216, ठीक है। अब x स्क्वायर में से x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होकर के खत्म। 14x माइनस 6x ये कितना बचेगा? 8x प्लस 54 माइनस 14 कितना? 40 बराबर में कितना है दूसरे साइड? 64। देखो बस कैलकुलेशन इतनी ही दूर तक थी। 8x इज इक्वल टू कितनी? 24, x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x का मान आपने निकाल लिया कि x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि अब सभी 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी कि x, x प्लस 2, x प्लस 4 इन सब का जो x प्लस 10 तक है, इन सब का आपको अब औसत निकालना है। अब यहाँ से आप औसत निकालने में भी अपने समय को बचा सकते हो। समय कैसे बचेगा, इस चीज़ को ध्यान देना कि x से लेकर के x प्लस 10 तक की अगर हमें औसत निकालनी है, तो इसका औसत क्या होगा? इसका औसत जस्ट बीच वाला नंबर होगा। आपने इन चीज़ों को बड़ी अच्छे से पढ़ रखा है कि इसका जो औसत होगा वो एवरेज क्या होगा? बीच वाला, एवरेज मतलब बीच वाला। आप बताओ x प्लस 4 और x प्लस 6 इन दोनों के बीच में कौन-सी संख्या होगी? आप में से सभी लोग बता देंगे कि ये x प्लस 5 होगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा ना
तो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा x प्लस 5 और x की वैल्यू आपको कितनी पता है 3 यानी 3 और 5 कितना 8। जब आपके पास एग्जामिनेशन में जब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि तब आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे 4 ऑप्शन। आप वहाँ से जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन से आप वैल्यू को पुट करेंगे, तब चीज़ें जाकर के आपकी और थोड़ी-सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है? इससे जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे आप वहाँ पर। हालाँकि कैलकुलेशन आपको वहाँ पर भी करनी पड़ेगी लेकिन इससे थोड़ा आसान लगेगा आपको। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की संख्या जो है औसतन 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें, यानी कि जिस दिन ताजमहल देखने नहीं जा सकते आप, तो उस दिन औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें, जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे, तो औसत 42 हो जाता है। पहले आप स्टार्ट करो कि देखो सप्ताह में होते 7 दिन हैं। अगर सातों दिन का औसत निकाला, तो 40 निकल कर के आया औसत। इसमें क्या है कि 2 दिन छुट्टी थी, 3 दिन छुट्टी थी, 4 दिन छुट्टी थी, 1 दिन छुट्टी थी, जितने दिन भी छुट्टी थी, उन छुट्टियों को अगर आप निकाल दो, अगर उन छुट्टियों को आप निकाल दोगे, तो औसत क्या होता है 40 से बढ़ कर के कितनी हो जाती है? 56 हो जाती है। 40 से 16 बढ़ कर के ये कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम, यानी कि यहाँ पर जितने लोग थे, इससे एक और दिन को कम कर दिया जाए। अगर मान लो यहाँ से x दिन बचे हैं हमारे पास, अब इसमें से भी 1 दिन और कम कर दें, तो अब मेरे पास x माइनस 1 दे बचेगा बचेगा। इस x माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? आप कहोगे जी 42। क्यों? क्योंकि उस दिन औसत कितना कम हो जाता है? औसत कम होकर के 42। आप बताओ कि ये यहाँ से यहाँ आने में, x से x माइनस 1 1 दिन कम होने में टोटल कितने लोग थे? आप कहोगे जी 112 दिन थे, 112 आदमी थे उस दिन, जिस दिन को हमने छोड़ दिया है। आप बताओ यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बन कर के आएगा वो क्या होगा इक्वेशन? आप कहोगे 56x माइनस 42x प्लस 42 इज़ इक्वल टू 112। क्या ये चीज़ें समझ में आई? नहीं आई होगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको मैंने ऐसा किया कि 56x यहाँ से टोटल, इसका टोटल कितना 42x माइनस 1। इन दोनों का जो डिफरेंस था, यही तो डिफरेंस 112 आदमी को बता रहा था कि एक अभी तक जितने दिन थे, x दिन थी, x दिन में टोटल इतने आदमी आए, उसके बाद 1 दिन को कम कर दिया। उस 1 दिन को कम किया तो अब हमारे पास दिनों की संख्या x माइनस 1, लेकिन अब इसका औसत 42 हो गया। तो 42 गुना x माइनस 1 आदमी आए। लेकिन वो जो 1 दिन कम हुआ तो उस 1 दिन में कितने आदमी थे? आपने कहा जी 112 आदमी थे। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा। आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 42 और 14 यानी कि 14x बराबर में हो जाएगा 112 में 42 को घटा दोगे तो आप 70, यानी कि x इज़ इक्वल टू यहाँ से आपका कितना निकल कर के आ जाएगा 5। जब x इज़ इक्वल टू 5 निकल कर के आए इसका मतलब यहाँ पर ये 5 दिन आ जाएगा, यानी 5 दिन का औसत 56 था। अब बताओ टोटल सप्ताह में 7 दिन थे, इसमें से कितने दिन छुट्टी रखे होंगे कि 5 दिन हमारे पास दर्शक आए देखने के लिए? तो आप में से सभी लोग बताएँगे कि भैया इसमें से 2 दिन हमारी क्या थी? छुट्टी थी। जब 2 दिन छुट्टी थी तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 2 डेज़। सप्ताह में कितनी छुट्टी थी? 2 दिन। वो 2 दिन कोई लोग ताजमहल देखने नहीं गया होगा। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है कि 122 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में जीनत 3 घटाती है, तो जीनत के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? देखने में जितना छोटा सवाल है, उतनी ही टिपिकल है। अगर आप इस चीज़ को सही ढंग से नहीं समझ पाए तो। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? 122 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, 122 से कम पूर्ण वर्ग संख्या कौन-सी होगी? आप कहेंगे जी 121। इससे छोटी ये देखो ये 11 का स्क्वायर है। फिर इससे छोटी आप कहोगे 10 का स्क्वायर जो होगा वही होगा। इस तरह से ये घटते, घटते, घटते कहाँ तक आ जाएगा? आप कहोगे 1 स्क्वायर का। यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैं कहूँगा गलत भैया। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या तो सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब आप 1 स्क्वायर से लेकर के 1 तक आ जाएँगे। देखो यहाँ तक आप लेकर के आ जाएँगे, आप में से सभी लोग लेकर के आ जाएँगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती कहाँ होगी दोस्त? गलती यहाँ से होगी कि 0 का स्क्वायर, ये जो 0 आएगा ये भी तो परफेक्ट नंबर है, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना? तो यहाँ पर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लेकर के आएँगे आप, तब जाकर के आपके ये करेक्ट आंसर आएँगे, राइट? अब यहाँ से आप कहोगे इन सब का पहले निकालना पड़ेगा अभी हमें 1 का स्क्वायर 1 और इन सब का सम पहले निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आपको एवरेज निकालने के लिए फ़ॉर्मूला पता है कि पहले तो 1 स्क्वायर से लेकर के 11 स्क्वायर तक का सम लिखना है। तो 11
गुना 12 गुना 21 और 1 11 दूनी 22 और 1 23 ये और डिवाइड बाय 6 ये क्या होता है? 1 स्क्वायर से लेकर के n तक के स्क्वायर तक का हमारा समेशन का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6 ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ रखी है। उसी फॉर्मूले पर हमने क्या किया, इसका पहले सम निकाला। सम आप निकाल करके लेकर के कितना आए? आप कहेंगे जी 11 गुना 2 22 सॉरी 23 दूनी 46 और गुना 11 इस चीज को आप देखिए 6 6 4 10 और 4 1 5 यानी कि 506 हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, 506 हमारा क्या आ जाएगा? सम। टोटल सम कितना आ गया? 506 इसका सम आया तो 1 स्क्वायर से लेकर के 21 स्क्वायर तक सॉरी 11 तक के स्क्वायर तक का सम कितना है? 506। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले उसका एवरेज निकाल दो। इस चीज़ का पहले अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपके पास टोटल संख्या कितनी थी? आप कहेंगे जी 11 मैंने कहा नहीं, इसमें 0 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि अब आप इसमें जब भाग देंगे तो आपको भाग 12 से देना पड़ेगा क्योंकि 12 पूर्ण संख्या थी 121 से पहले, 122 से पहले, राइट? अब बताओ इसका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज ये सम तो था 506 और एवरेज कितना हो जाएगा? 506 को जब आप 12 से डिवाइड कर दें, तो 12 से आप डिवाइड कर दो फटाफट। 12 चौके 48, 2 12 दूनी 24, 2 जीरो यानी कि फिर से 12 एका 12 6 12 दूनी 12 चौके 48, 2 6 12 दूनी 24, 2 जीरो 12 एका 12 8 जीरो और 12 छक्के 72 और ये चलता रहेगा। यानी कि 42.16 हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जब हम हर एक संख्या में 3-3 घटा देंगे, तो हमारा एवरेज भी कितने से कम हो जाएगा? 3 से कम हो जाएगा। सेम संख्या से एवरेज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब जो नया एवरेज होगा वो 39.16 हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए। जो आपको पूछा गया है, 122 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में अगर 3 घटाएँ तो क्या होगा? तो पहले आप 121 122 से पहले नीचे के हर एक पूर्ण संख्याओं का औसत निकाल लीजिए और औसत में ही से उस संख्या को घटा दीजिए जितना आपको टोटल में घटाने बोला जा रहा है। चीज़ें क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, r का मान इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि पहली r विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य r स्क्वायर बटे 16 हो। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आपने पढ़ रखा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत लिख देता हूँ। प्रथम यहाँ r लिखा है इसीलिए r लिखता हूँ। प्रथम r विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? आप बताएँगे प्रथम r विषम संख्याओं का औसत r ही होता है। अगर आपसे पूछा गया कि प्रथम n विषम संख्याओं का सम बता दीजिए, योग बता दीजिए, आप कहते हैं n स्क्वायर। अब उसमें अगर उसका एवरेज पूछा जाएगा तो आप कहोगे n स्क्वायर को जब n से भाग दे देंगे, तो n स्क्वायर को n से भाग देते हैं तो n निकल कर के आता है। इसी तरह से प्रथम r विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो r के बराबर ही होता है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम r विषम संख्याओं का माध्य दिया हुआ है आपसे r स्क्वायर बाय 16 और आपसे पूछा जा रहा है कि r का मान निकालिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि r से r कैंसल हो गया और r इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 16। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये अभी हाल-फिलहाल के एलटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? एक पिकनिक में जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह का औसत आयु 16.75 है। पिकनिक स्थल पर 20 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 13.25 है। इन नए व्यक्ति के शामिल होने पर समूह की औसत ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। अभी-अभी आपने पिछले ही सेशन में एलिगेशन बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एवरेज में यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को आपने अभी अच्छे से देखा है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़े से जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए इनिशियली जो एवरेज था वो 16.75 था, 13.25 की औसत उम्र वाले 20 आदमी नए आए इस ग्रुप में। इसके आने के कारण एवरेज जो हो गया वो अब 15 साल की हो गई। एवरेज अब क्या हो गया? 15 साल का हो गया। अब बताना यहाँ से एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन कैसे लगाओगे?
16.75 माइनस 15 यानी कि ये 1.75 और 15 माइनस 13.25 यानी कि ये 1.75 यानी कि इसका जो रेशियो रहा होगा वो 1:1 का रहा होगा। यानी कि पहले जो पिकनिक पर जाने वाले लोगों की संख्या थी, अगर वो 1 थी और बाद में जो आने वाले संख्या थी यानी कि जो 20 लोग आए, उन दोनों की संख्या बराबर होगी। यानी कि 1 की वैल्यू अगर 20 दे रखी है तो इस 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 20। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिकनिक पर जाने वाले इनिशियल में लोगों की संख्या कितनी थी? 20। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? 4 कंटेनरों का औसत भार ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि पहले कंटेनर का वजन 500 किलो है, ठीक है? पहले का वजन 500 है, दूसरे, तीसरे और चौथे कंटेनरों का कुल वजन फंक्शन में दिया रखा है कि fx बराबर है x स्क्वायर माइनस 3/4 x स्क्वायर। सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन आपको बस क्वेश्चन देख कर के आपको डर लगेगा, हालाँकि डरने की कोई बात है नहीं। x स्क्वायर माइनस 3/4 x स्क्वायर। यहाँ से अगर आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप पाएँगे 1 माइनस 3/4 यानी कि एक्स स्क्वायर गुना में 1/4 हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 4। अब x की वैल्यू दे रखी है कितनी? 100 यानी f यानी कि आपको f 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर f 100 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? x की जगह पर हर जगह पर आपको 100 रख लेने हैं। यानी कि 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 यानी कि ये हो जाएगा 2500। ये 2500 कहने का सेंस क्या हुआ कि ये जो fx है इसकी वैल्यू हो गई अब हमारी 2500 और ये 2500 क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन सब का एक साथ सम दे रखा है कि 2500 केजी है और फर्स्ट का ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है कि 500 केजी है। तो इन सब का अब एवरेज पूछा जा रहा है। तो आप बताओ 3 का सम इतना, चौथे का सम भी मिला देंगे तो टोटल चारों का सम कितना हो जाएगा? आप में से सब बताओ 2500 था और 500 और में ऐड कर दीजिए तो 2500 और 500 कितना हो जाएगा? तो 3000। 3000 केजी टोटल सम था और टोटल कंटेनरों की संख्या कितनी थी? 4। एवरेज इसका कितना हो जाएगा? 750 किलो। चीज़ें क्लियर है? आपको चीज़ें शायद यहाँ पर भी सिर्फ़ एक ही चीज़ें थी, ये चीज़ें समझ में अगर ना आई हो, एक बार फिर से बताता हूँ देखो। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन fx जो दे रखा है वो x स्क्वायर माइनस 3/4 x स्क्वायर दे रखा है और ये किसका वेट है? आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दूसरे, तीसरे और चौथे कंटेनरों का कुल वज़न, यानी कि 2, 3 और 4। पहले कंटेनर का वज़न 500 दे रखा है, दूसरे, तीसरे और चौथे कंटेनरों का कुल का वज़न दिया रखा है ये fx। इसकी जो वैल्यू आएगी वो दूसरे, तीसरे और चौथे कंटेनरों का सम होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है x की जगह पर सिंपली आपको 100 पुट कर देना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी 100 का पुट कर देते तो आपको निकल कर के आता है 100 स्क्वायर माइनस 3/4 गुना 100 स्क्वायर। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपके fx की वैल्यू आ जाएगी और fx क्या चीज़ है? fx है क्या? दूसरे, तीसरे और चौथे कंटेनरों का कुल वज़न। तो ये वज़न आपको निकल कर कितना आया? 2500। अब बताओ दूसरे, तीसरे, चौथे कंटेनरों का सम दे रखा है आपको 2500, पहले कंटेनर का 500 तो टोटल वेट कितना हो जाएगा चारों कंटेनरों का? तो 2500 और 500 तो कितने हो जाएँगे? 3000। जब 3000 टोटल वेट हो गया तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो 3000 में 4 से भाग दे देंगे तो 750 केजी। यानी कि हर कंटेनरों का औसत वज़न कितना हो गया? 750 किलो। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक कार्गो में 5 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स का वज़न 200 किलो है, दूसरे बॉक्स का वज़न चलिए ये भी एक इसमें भी रेशियो का टर्म यूज़ हुआ है, क्योंकि देखिए 5 बॉक्स हैं, मैं ए, बी, सी, डी, ई करके लिख देता हूँ। ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स का जो वज़न है वो दे रखा है आपको 200 किलो। दूसरे बॉक्स का वज़न तीसरे बॉक्स की तुलना में 20% अधिक है। तीसरे बॉक्स का वज़न क्या है? दूसरे बॉक्स का वज़न तीसरे की तुलना में 20% अधिक है और तीसरे बॉक्स का वज़न पहले बॉक्स के वज़न से 25% अधिक है। अब बताओ पहले से 25% अधिक, यानी कि 200 से 25% अधिक कितना? यानी 50 अधिक। 200 का 25% कितना? 50। 50 अधिक कितना होगा 200 से? आप कहोगे 250। यानी तीसरे का वज़न आपको पता चल गया 250। लेकिन दूसरे ही लाइन में दे रखा था कि दूसरे बॉक्स का वज़न तीसरे बॉक्स की तुलना में 20% अधिक है। यानी कि दूसरे का जो वज़न होगा, वो तीसरे से 20% अधिक यानी कि 25 दूनी 50 यानी कि इससे भी ये 50 अधिक है यानी कि ये 300 वज़न है। यानी इसकी वैल्यू कितनी? 300। अब अगला लाइन दिया हुआ है कि चौथे वज़न का बॉक्स 350 किलो है। ये तो सिंपल ही दे दिया चौथे का बॉक्स कितना है? चौथे बॉक्स का वज़न कितना है? 350 किलो और ये 5वें बॉक्स की तुलना में 30% हल्का है। यानी कि ये डी जो है वो ई से 30% हल्का है। 30% हल्का होने का मतलब ये सिर्फ़ 70% के बराबर है। किसके? ई के 70% के बराबर है। अब बताओ ई का अगर कोई भी चीज़ 70% के बराबर है यानी 70/100 के बराबर 350 है,
आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ई का मान डायरेक्ट हो जाएगा 500 किलो। ई का मान कितना हो जाएगा 500 किलो। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 सबसे भारी बॉक्स और 4 सबसे हल्के बॉक्स का औसत भार में क्या अंतर होगा? अब यहाँ पर एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको अ, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी भी एक क्रम में लिख करके बना सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं कि जो 4 सबसे भारी बॉक्स हैं उसको अलग करो। देखो 200, 250, 300 और 350 ये 4 सबसे हल्के हैं और इस ग्रुप से अगर 200 को निकाल दूँ, तो ये 4 सबसे भारी बॉक्स हो जाएँगे। तो इस तरह से समझो आप कि अगर इन पाँचों में से अगर सबसे भारी को एक सबसे भारी को निकाल दूँ, तो 4 जो सबसे हल्के बचेंगे और एक सबसे हल्के को अगर निकाल देंगे, तो 4 सबसे भारी बचेंगे। आप बताओ कि पहले 200 को निकाल दो, अगर 200 को निकाल देते हो तो 4 सबसे भारी बचेंगे, इसका पहले औसत निकाल लो। देखो 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13 और 1, 14 यानी कि जो सबसे भारी थे ना, उसका औसत वज़न 1400/4 किलो निकल कर के अब इसमें से 4 सबसे हल्के को निकाल दो, हल्के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 500 को आपको हटाना पड़ेगा। इस 500 को आपको रिमूव कर देना है, बाकी सबका वज़न निकाल लेना है। तो 300, 200, 500, 500 और दो 300, 800, 800, 200, 1100 और 1100 और 100, 1100। 1100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत वज़न निकल कर के आ जाएगा। आप बताओ 14 माइनस 11 कितना? 300 और डिवाइड किससे करना है? 4 से क्योंकि एवरेज वज़न निकालना है। एवरेज वेट कितना हो जाएगा? आप कहोगे 75 केजी। डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 75 केजी का आएगा डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है? 7 पुरुष, 11 स्त्री और 2 लड़कों की औसत दैनिक आय ₹257.70 ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ी ही फेमस सी क्वेश्चन थी। इस चीज़ को भी आप सीखिए कि किस तरीके से बना सकते हैं ताकि आपका टाइम कम लगे इस क्वेश्चन को भी सही-सही बनाने में। देखिए 7 पुरुष हैं, 11 स्त्री हैं और 2 लड़के हैं। 7 मेन, 11 वुमेन और 2 बॉयज़। इस सब की दैनिक आय कितनी है? आप कहेंगे 257.50 257.50 इन सभी का औसतन आय है। अब यहाँ से बताओ कि 7 पुरुष, 11 महिला, 11 7 18 और 2 20 यानी टोटल 20 लोग हैं। यानी कि इसका सम अगर करूँ, अगर इसका सम अगर मुझे डायरेक्ट लिखना पड़े तो आप कहोगे कि इतना रुपया इन सब ने मिल करके टोटल कमाया होगा, है ना? अब यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से ₹10 अधिक हो और स्त्रियों की औसत दैनिक आय लड़कों की औसत दैनिक आय से ₹10 अधिक हो तो बताइए एक पुरुष की दैनिक आय। चलिए यहाँ पर आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया बेसिक वाला कि एवरेज इंटू नंबर बराबर आपको टोटल लेकर के आना है। आप बताओ मैन, वुमेन और बॉय अगर बॉयज़ की एक्स रुपया अगर बॉय का एवरेज इनकम रहा होगा, तो आप बताओ लड़कों की औसत दैनिक आय से ₹10 किसकी होगी? स्त्रियों की। यानी स्त्री जो भी कमाएगी, जो भी वुमेन की इनकम होगी, वो लड़कों से ₹10 अधिक होगी डेली की मज़दूरी और स्त्रियों की दैनिक आय से ₹10 अधिक, ये किसकी होगी? पुरुषों की होगी, यानी कि पुरुषों की एक्स प्लस ₹20 होगी इनकम। अब क्वेश्चन में पूछा गया तो बताइए एक पुरुष की दैनिक आय कितनी होगी? इस पुरुष की दैनिक आय यानी एक्स प्लस 20 का मान पूछा जा रहा है। आप बताओ कि मैन की संख्या कितनी थी? आपने कहा जी मैन की संख्या टोटल 7 है। यानी कि सारे पुरुष ने मिलाकर के कितने कमाए होंगे? 7x प्लस 20 7 इंटू एक्स प्लस 20 रुपीज़ किसने कमाए होंगे? सारे मैन ने मिल करके। इसी तरह से सारे वुमेन ने कितने कमाए होंगे? 11 इंटू एक्स प्लस 10 और सारे लड़कों ने कितने कमाए होंगे? 2x और इन सब का सम कितने के बराबर होना चाहिए? आप कहेंगे 257.5 गुना 20 के बराबर। आप इसको सॉल्व कीजिए 7x प्लस 20 सत 140 प्लस 11x प्लस 110 और प्लस में लिखेंगे आप 2x बराबर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 25 दूनी 50 और 1 51 यानी 5150 रुपया यानी 7 11 18 और 2 20x के बराबर में आप क्या चीज को लिखेंगे 14 और 11 250 को इसमें आप घटा दीजिए 4900 यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ₹245 यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल गई 245
यानी x का मान आपको पता चल गया 245, जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा किससे जा रहा था कि पुरुषों की दैनिक है। पुरुषों की दैनिक आपने कितनी बताई थी? x + 20, यानी कि x + 20 बराबर कितनी हो जाएगी? ₹265। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा तरीका, और ये अच्छा तरीका है, इससे आपको बनाना चाहिए। लेकिन एक और तरीका, अगर आप इसमें थोड़ा-सा खुद को इसको एक्सप्लोर करें तो और आपको समझ में आएगा कि इसको और किस तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करते तो और थोड़ा-सा हमारे पास टाइम की बचत हो जाती। ठीक है? आप इसको देखो कि किस तरीके से बनाओगे। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि लड़कों की, जैसे मैन, वुमेन और बॉय, है ना? जैसे लड़कों की अगर एक्स रुपया इनकम थी, वुमेन की कितनी इनकम थी? एक्स प्लस 10, मैन की कितनी थी? एक्स प्लस 20, यही तो थी। अब बताना, मैंने कहा कि भैया एवरेज हमने मान लिया एक्स, मैंने क्या कहा कि एवरेज हो गई एक्स। अगर एवरेज एक्स होगी, तो वुमेन कितना अधिक लेकर के जा रही है। फिर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था डेविएशन, उसी का यूज़ करते हुए आप इसको बनाओ और देखो किस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती। आपने कहा जी एवरेज होगी एक्स, एक्स अगर एवरेज है, एवरेज अगर एक्स रुपीज है, तो आप बताओ वुमेन कितना रुपया एक्स्ट्रा लेकर के जाएगी? आपने कहा जी 10, मैंने कहा ना, सिर्फ 10 नहीं, 10 गुना 11, क्योंकि 11 वुमेन थी ना, तो हर एक ने 10-10 रुपया अधिक लिया, तो टोटल इतना रुपया एक्स्ट्रा लेकर के चली गई। अब मैन ने कितना लिया होगा? तो आप कहेंगे 20, मैंने कहा ना जी 7 मैन थे, तो 20 गुना 7 टोटल। आप बताओ इतना ज़्यादा डेविएट हो जाएगा, डेविएट कितने लोगों पर होगा? आप कहेंगे कि मैन की संख्या थी 7, वुमेन की संख्या थी 11, बॉयज़ की संख्या थी 2, यानी 11 7 18 2 20, इसके मतलब 20 के ऊपर ये डेविएशन हो रही है। अब जब 20 के ऊपर ये डेविएशन होगी तो टोटल कितनी की हो रही है? आप बताओ, यहाँ से ये सब कैंसल करो। 11 और 14, 7 दूनी 14 और 11 25, 25/2 कितना? आप कहोगे जी ₹12.5 अधिक हो रहा है। आप ₹12.5 अधिक की हो रही है कि मतलब जितनी भी इनकम है उससे ₹12.5 अधिक। यानी कि जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी थी 257.5, ये कितना है? ₹12.5 अधिक है। किससे? एक्स से। आप बताओ, इसमें अगर ₹12.5, अगर आप इसमें से इसी ₹12.5 को कम कर दोगे, तो आपको एक्स की वैल्यू पता नहीं चल जाएगी। आप कहोगे जी 245 जो होगी, यही तो हमारी एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू जब 245 है, तो मैन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आप बता दोगे 265, बता दोगे या नहीं? तो इस चीज़ को आप चाहे तो डेविएशन से सॉल्व करो, डेविएशन से सॉल्व करने के लिए आपको बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को, क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा पहले कि आप इसमें अप्लाई कर पाते नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अब डेविएशन से भी उड़ा पाएँगे। ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, उसमें भी कुछ एक अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और वो मिसलेनियस का तीसरा पार्ट जल्दी ही लेकर के वापस मिलते हैं कुछ ही टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय।